हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का पेपर, जिसका कोड है 346 FT वर्ष 2024 का ये दूसरा सेट है। और इससे पहले हमने पहला सेट, छठवां सेट और सातवां सेट, इन तीन सेटों को हमने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ से हम सेट 2, 3, 4, 5 ये पूरा हम सीरियल से सॉल्व करेंगे और वो भी पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे। ये जो वीडियो है ये इस सेट के लिए पहला पार्ट होने वाला है, यानी हम सवाल नंबर 1 से आगे के सवाल लगाएंगे। पहला सवाल है, विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स है 10 वोल्ट मीटर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर फ्लक्स कितना होगा? तो जो फ्लक्स होता है वो गोले के रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, बस आवेश को बंद रहना चाहिए बस। तो यहाँ पे आयतन में था, तो अगर आप साइज बढ़ा भी दोगे तो भी वो उतनी ही दूरी में वो आवेश रहेगा, इसलिए इसमें फ्लक्स चेंज नहीं होगा। यानी जो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू है वही रहेगी, यानी इसका ये पहला जवाब सही है। अगला सवाल है, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो यही वाला विकल्प सही है। अगर कोई आवेश गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। पहले का तीसरा है, निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण दिया। ये विद्युत क्षेत्र वाले भाग का समीकरण है और ये चुंबकीय क्षेत्र के भाग का समीकरण है। कहा है तब E और B के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो आइए इसको लगाते हैं। सवाल नंबर 1 का ये तीसरा पार्ट है या तीसरा खंड है, जिसमें से E का समीकरण है E0 साइन kx माइनस ओमेगा t और B का समीकरण है B0 साइन kx माइनस ओमेगा t। ये है दोनों का। अब इसमें कहा है कि E और B के बीच में जो रिलेशन हो कौन सा रहेगा। तो हम E0 बाई B0 की वैल्यू होती है C। ये है E0 बाई B0 का मान। अब हम इसी C को कन्वर्ट करेंगे K और ओमेगा के रूप में, उसके बाद ही हमें मिल पाएगा E और B का रिलेशन जो इन्होंने विकल्प में दिया हुआ है। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हम K की वैल्यू लिखेंगे। K की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। ऊपर नीचे C से गुणा करा दो तो हो जाएगा 2 पाई C और नीचे हो जाएगा C लैम्डा। ये इतना हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसको लिखेंगे 2 पाई बटे C एक तरफ और C बटे लैम्डा एक तरफ। अब ये जो C बटे लैम्डा है इसको हम कहते हैं आवृत्ति, उसको F या न्यू से लिख सकते हैं। तो चलो हम इसको मान लो F से लिख दे रहे हैं। तो ये हो गया 2 पाई F बटे में हो गया C और 2 पाई F इसको कहते हैं कोणीय वेग, यानी ये हो गया ओमेगा बटे C। यानी K की वैल्यू मिल गई ओमेगा बाई C। तो यहाँ से C की वैल्यू मिलेगी ओमेगा बाई K। C आगे K नीचे। तो अब हम यहाँ पे E0 बटे B0 इसकी जगह पे हम लिखेंगे बराबर करके ओमेगा बाई K। क्रॉस गुणा करा लेंगे तो होगा ये E0 K बराबर B0 ओमेगा। ये इसका रिलेशन होगा। ये है पहले का तीसरा पार्ट, हमने यहाँ पे लगा भी दिया कि किस तरीके से वो विकल्प सही है। देखते हैं कहाँ पे है ये देखिए E0 K बराबर B0 ओमेगा, जो कि यहाँ पे हमने लगाया है। तो ये इसका पहला वाला विकल्प सही है।
अगला सवाल है 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक उभय उत्तल लेंस बना है जिसकी दोनों सतह उत्तल है। यदि इसको 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबो दें तो कार्य करेगा। तो जब अपवर्तनांक अधिक हो जाए लेंस से तो प्रकृति बदल जाती है। तो यहाँ 1.33 ये अपवर्तनांक बड़ा 1.2 से, मतलब जो उत्तल लेंस है वो अपना नेचर चेंज करके अवतल होगा और अवतल को हम अपसारी लेंस कहते हैं। यानी इसका दूसरा वाला विकल्प सही है। अगला सवाल है समीकरण E बराबर PC में E ऊर्जा और P संवेग है। तो ये समीकरण किसके लिए लागू होता है? ये लागू होता है फोटान के लिए, क्योंकि फोटान की रफ्तार c होती है। तो ये तीसरा विकल्प है इसका, फोटान के लिए, परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। सवाल में पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित है। तो ये कंडीशन आप समझ जाओ कि फॉरवर्ड बाइस का होता है। फॉरवर्ड बाइस में ही अपवाह धारा से अधिक विसरण धारा का मान आता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 का पहला खंड। विशिष्ट चालकता सिग्मा एवं अपवाह वेग Vd में संबंध के लिए समीकरण लिखो। ये दूसरे का पहला सवाल है। तो इसका जवाब देखते हैं क्या होगा। सवाल में है विशिष्ट चालकता सिग्मा और अपवाह वेग Vd के बीच में संबंध बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग जो सूत्र जानते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। केवल यहाँ पे सूत्र लिखना है, लेकिन हम लोग यहाँ लगा के देखेंगे कि कैसे आता हो। जो सिग्मा होता है ये होता है 1/ρ, जहाँ ρ होता है विशिष्ट प्रतिरोध और सिग्मा को हम कहते हैं विशिष्ट चालकता। और हम लोग को एक चीज और मालूम है कि R का सूत्र होता है ρL/A, ये होता है। तो यहां से हमें मिल जाएगा 1/ρ की वैल्यू 1/RL/A। हमें 1/ρ की वैल्यू मिलेगी 1/RL/A, ये हमें मिल जाएगा। यानी हमें सिग्मा की वैल्यू मिल गई 1/RL/A, ये वैल्यू हमें मिल गया। अब यहाँ पे हम सूत्र लिखते हैं, क्योंकि I बराबर होता है NEA इंटू Vd, जहाँ Vd यहाँ पे जो लिखा यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अब I का जो सूत्र होता है ये होता है V/R। इसका मतलब ये हो गया V/R बराबर NEA Vd। यानी हम चाहे तो यहाँ से 1/R का मान निकाल लें और उसको इस समीकरण में रख दें। तो यहाँ से जब हम 1/R का मान निकालेंगे तो वो होगा NEA Vd बटे में V, और हम 1/R की जगह पे लिखेंगे तो हमें सिग्मा की वैल्यू मिलेगी NEA Vd, ये पूरा हो गया 1/R का मान इंटू L/A, ए से कट जाएगा तो जवाब आएगा NEL बटे में V इंटू Vd। यानी सिग्मा का सूत्र होगा NEL बटे V इंटू Vd। यही है विशिष्ट चालकता और अनुगमन वेग के बीच में संबंध का ये सूत्र है। तो आपको यही लिखना था, लेकिन किस तरीके से ये चीज किया गया है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाए हैं। सबसे पहले सिग्मा का सूत्र लिखेंगे जो कि होगा 1/ρ। अब R का सूत्र होता है ρL/A, यानी वहां से हमें 1/ρ की वैल्यू मिल गई, यानी हमें सिग्मा की वैल्यू मिल गई। अब हमें किसी तरीके से 1/R का मान निकालना है। तो हम जानते हैं I का सूत्र होता है NEA Vd और I मतलब होता है V/R। यानी यहाँ से हमने V को नीचे कर दिया तो हमें 1/R का मान निकल गया। वही चीज हमें यहाँ पे रखना है। तो जैसे हमने उस चीज को रखा तो हमें यहाँ पे सिग्मा और Vd के बीच
संबंध मिल गया। ये है सवाल नंबर 2 का पहला पार्ट। और उसके बाद इसी में एक और सवाल है, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो ये है कि किसी भी बंद लूप के भीतर अगर I करंट है और उस लूप का अगर हम रेखीय समाकलन कर दें, किसी भी लूप का रेखीय समाकलन करके उसका हम चुंबकीय क्षेत्र के साथ अदिश गुणा कराएं, तो वह वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू आई, जहाँ आई ये जो है ये है अंतःधारा यानी इंटरनल कह सकते हैं। जैसे मान लो हमें इस करंट कैरिंग वायर के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, एक लूप बना लेंगे और हम इस लूप का करा देंगे रेखीय समाकलन, वो भी वैद्युत क्षेत्र बी वेक्टर के अदिश गुणा के साथ। अब यहाँ इस लूप के भीतर जो करंट हमें केवल वही लेना, मान लो एक करंट यहाँ हो तो हम इस करंट को छोड़ देंगे, हमें लूप के भीतर की धारा लेनी होती है। तो ये है एम्पियर का परिपथीय नियम का सूत्र, और इसका पूरा डिटेल वीडियो हमने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में बताया हुआ है, जहाँ पे बायो सावर्ट का नियम है और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये है सवाल नंबर 2 का दूसरा खंड। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 का तीसरा खंड, 1 किलोवाट घंटे को जूल में बदलो। तो आइए इसको लगा लेते हैं। सवाल नंबर 2 का तीसरा खंड है, एनर्जी दिया हुआ है 1 किलोवाट घंटा, यानी 1 किलोवाट यानी 1000 वाट, और 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड। अब ये इतना हो गया जूल में। कुल कितने जीरो हो गए, 5 जीरो, यानी 36 गुणे 10 पे पावर 5 जूल, या लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 पे 6 की घात इतना जूल। ये होगा 1 किलोवाट घंटे में एनर्जी की वैल्यू। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 2 का घ, अन्योन्य प्रेरकत्व का विमीय स्वप्रेरकत्व का विमीय समीकरण लिखना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले विमीय समीकरण लिखने के लिए आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, और सूत्र होता है E बराबर -L di/dt। तो हमें विमीय सूत्र के लिए माइनस प्लस से मतलब है नहीं, हमें विमा लिखनी है यल की। तो सबसे पहले हम यल का सूत्र लिख लेंगे, जो कि होगा E गुणे dt/di। ये होगा E जो है ये विद्युत वाहक बल है, ये वाला, और इसका मात्रक वोल्ट होता है, और वोल्ट का सूत्र होता है W/Q। अब यहीं पे हम सबकी बीमा लिखेंगे। W की बीमा होती है m L² t पर ऋण 2 की घात, और Q इसकी बीमा होती है AT, यानी E की बीमा ये हो गई। अब dt ये समय है, इसकी बीमा होगी T, I करंट है, इसकी बीमा होगी A। तो यहां से ये हो गया m L² ऋण 2 में से 1 कम होकर केवल बचेगा ऋण 1, या फिर चाहते तो T से T काट सकते थे, तो T से T काटेंगे यानी पावर वही रहेगा, और नीचे हो जाएगा A², क्योंकि A 2 बार है। ये हो गया m L² t पर ऋण 2 की घात और A पर ऋण 2 की घात। यही होगी स्वप्रेरकत्व की विमा। किस तरीके से लगाया गया उसके लिए आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। फिर यल की वैल्यू हो गई E di/dt/di। E का जो बीमा होगा वो होगा W/Q से निकलेगा। W यानी कार्य का जो बीमा होता है m L² t पर ऋण 2 की घात, और बटे आवेश की बीमा होती है AT, और dt समय है, I विद्युत धारा है। इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये इसका उत्तर आएगा, जिसको हम कहेंगे विमीय समीकरण। उसके बाद सवाल है सवाल नंबर 2 का 5वां खंड। सवाल में है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। E की वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहा है n बराबर 2 में आयनन ऊर्जा निकालो। तो n बराबर 2 के लिए हो जाएगा ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे में 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 4 3 12, 4 चौक को 16। n बराबर 2 के लिए ये होगी आयनन ऊर्जा की वैल्यू, और यही इसका जवाब भी होगा। अगला सवाल है दूसरे का 6वां खंड। कहा है तरंग के तरंगाग्र को
की परिभाषा दीजिए। तरंग के तरंगाग्र की परिभाषा दो। तो इसका भी जो वीडियो है वो 6वें सेट में आपको मिलेगा, तरंग और तरंगाग्र के बीच में संबंध, जो कि हमने पहले सेट सॉल्व कर दिया। कुछ बच्चों की वजह से उन्होंने कहा था 6वां सेट सॉल्व करने के लिए। तो तरंग और तरंगाग्र पर पूरा डिटेल वीडियो आपको 6वें सेट के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप साथ में हमारा जो ऑप्टिक्स वाला जो प्लेलिस्ट है उसको भी आप देख सकते हो, तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। और उसके बाद जो अगला सवाल मिल रहा है, सवाल नंबर 3 का पहला, उसका जवाब हम आपको दिखाते हैं। ये है, दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान बताओ जबकि यह स्विच खुला हो और बंद हो। तो आइए सबसे पहले इसको बना लेते हैं। एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, और यहाँ पे एक वायर के जरिए एक हमने स्विच लगाई है, ये इन्होंने सवाल में कहा है। और यहाँ पे 20 वोल्ट का कनेक्शन है, 30 ओम का रजिस्टर है और 10 ओम का यहाँ एक रजिस्टर है और यहाँ पे स्विच यस है। पहला केस है, स्विच खुला है। स्विच खुला है का मतलब यहाँ से जो विद्युत धारा जाएगी वो इधर नहीं आएगी, वो उसी रास्ते से चली जाएगी। तो ऐसे दशा में कुल आर की जो वैल्यू होगी उसके लिए दोनों श्रेणी क्रम में, यानी 10 धन 30, यानी ये हो जाएंगे 40 ओम के। तो आई की वैल्यू होगी V बटे आर इक्विवेलेंट, यानी 20 बटे 40, यानी आधा एम्पियर या फिर 1 बटे 2 एम्पियर। दूसरा केस है, स्विच बंद है। जब स्विच बंद है तो इसका मतलब ये वाला वायर कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होते ही जो पोटेंशियल इधर होगा वही पोटेंशियल इधर होगा, मतलब ये रजिस्टर काम नहीं करेगा, यानी विद्युत धारा इस रास्ते से होके चली जाएगी। तो जब स्विच एस बंद हो जाएगा तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू केवल 10 ओम होगी, यानी आई की वैल्यू V बटे आर इक्विवेलेंट से अगर निकालें तो 20 बटे 10 यानी आएगा 2 एम्पियर। जब स्विच बंद करेंगे तो करंट इस रास्ते से होके चला जाएगा, और जब स्विच खुला रहेगा तो करंट इसी रास्ते से जाएगा। यह सवाल नंबर 3 का पहला खंड है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 का दूसरा खंड, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान AMU की समतुल्य ऊर्जा परिकलित कीजिए। ये भी एक छोटा सवाल है। टोटल एनर्जी निकालेंगे अगर तो सूत्र होगा इसका डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, यही सूत्र यहाँ पे सूत्र होगा। अब डेल्टा M की जो वैल्यू होती है 1.66 गुणे 10⁻27। ये है एक AMU की वैल्यू, एक AMU एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू, और C की वैल्यू 3 गुणे 10⁸। इसका वर्क करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 931 या 31.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। इसको गुणा कर देना, 3 का गुणा करोगे 9 हो जाएगा, और 9 का 3 का वर्क करके 9, 9 छक 54, 9 छक 54 और 5 59, और यहाँ पे 9 का 9 5 14। तो ये जो आएगा जूल में आएगा। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हमें 1.6 गुणे 10⁻19 से भाग करोगे तब ये चीज़ आएगी, और नहीं भाग करोगे अगर तो पूरी की पूरी वैल्यू जूल में पड़ी रहेगी। तो चाहे आप जूल में निकाल लो या तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप निकाल सकते हो। उसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 का तीसरा खंड। ये दिया गया, एक समान चुंबकीय आघूर्ण M1 बराबर M2 के दो चुंबक दिए गए चित्र की भांति रखे हैं। यदि चुंबक A1 के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिया है 2 गुणे 10⁻³ टेस्ला, तो दोनों चुंबकों के कारण बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र में दो क्षण चुंबक रखे हैं। क्षण चुंबक की साइज एक ही है, ये NS है और यहाँ पे SN यह है, और यहाँ पे निकालना हमें, ये है बिंदु P, और बिंदु P
ये जो दूरी इसके सेंटर से ये डिस्टेंस दिया है d, और यहाँ से इसकी दूरी ये डिस्टेंस भी है d, ये इन्होंने दिया। इसका चुंबकीय आघूर्ण m1 है, इसका चुंबकीय आघूर्ण m2 है, और इस चुंबक का नाम इन्होंने A1 रखा और इस चुंबक का नाम इन्होंने M2 रखा है। तो हम ये लिखेंगे, नाम लिख देते हैं A1 A2। चुंबक A1 के कारण बिंदु P पर चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पे हमें निकालना है। तो ये जो होगा ये होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, और चूंकि ये इसकी अच्छी स्थिति है तो ये होगा 2m1, ये m1 है, बटे में यहाँ से इसकी दूरी जो कि होगा d³। तो ये जो निकलेगा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B, अच्छी स्थिति है ये, उसका ये चुंबकीय क्षेत्र है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m1 बाई d³। लेकिन सवाल में कहा कि m1 और m2 बराबर है, तो हम इसको m मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको बदल देते हैं और इसको लिखते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, और इस तीव्रता को हम B1 नाम देते हैं, 2m बाई d³। इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे ही चुंबक A2 के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र, उसका हम B2 से लिखते हैं। तो ये होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब यहाँ पे केवल m2 रहेगा, और m2 का मतलब मालूम है वो भी है m ही, यानी ये म्यू नॉट बाई 4 पाई m बटे d³, ये होगा B2 का मान। अब यहाँ पे हम चित्र में बनाएंगे कि ये लोग किधर होंगे। देखो, जो B का डायरेक्शन होगा वो होगा साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ टू नॉर्थ यहाँ होगा, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन होगा B1 का और ये डायरेक्शन होगा B2 का। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं चित्र में, इस तरफ रहेगा B1 और इस तरफ रहेगा B2, तो जो इनका परिणामी होगा वो रहेगा इनके बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, यही होगा क्योंकि दोनों समकोण पर हैं। B1 की वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई d³, यानी इसमें भी m बाई d³ है, इसमें भी m बाई d³ है, यानी बाहर रहेगा करड़ी से म्यू नॉट बाई 4 पाई और m बाई d³, ये चीज रहेगा बाहर, और अंदर रहेगा 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, यानी ये रहेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m d³ और करड़ी में 5 टेस्ला। अब यहाँ पे सारा प्रॉब्लम है, इसकी वैल्यू अगर हमें मिल गई तो आगे करड़ी 5 से गुणा करा देंगे। अब इन्होंने सवाल में दिया हुआ था कि A1 के द्वारा बिंदु P पर जो तीव्रता है, यानी B1 की वैल्यू इन्होंने दी थी 2 × 10⁻³ टेस्ला। B1 का वैल्यू उन्होंने सवाल में पहले से दे रखा था 2 × 10⁻³ टेस्ला। अब ये जो B1 है यानी ये म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2m बाई d³ का मान इन्होंने दिया था 2 × 10⁻³ तो केवल इतने की वैल्यू यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई और m बाई d³ की वैल्यू कितनी होगी 10⁻³ होगी। तो हम वही वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, यानी जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10⁻³ करड़ी में 5 या करड़ी में 5 × 10⁻³ टेस्ला। चाहे तो करड़ी 5 का मान रख देना या फिर इसी को जवाब लिख सकते हो। तो ये है परिणामी क्षेत्र की तीव्रता। सवाल नंबर 3 का ये तीसरा खंड है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 का चौथा खंड है।
पीएन संधि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र वोल्ट विभव लगाने पर उत्पन्न धारा 10 मिली एम्पियर है, तो इसका प्रतिरोध बताओ। तो प्रतिरोध का बराबर सूत्र होता है वोल्ट बटे एम्पियर, यानी विभव बटे विद्युत धारा। तो 20 में 10 मिली एम्पियर से भाग कर देना है, वो आ जाएगा। सिंपल है ये सवाल। तीसरे का चौथा खंड है ये। हमें निकालना है इसका रेजिस्टेंस, तो ये होगा V बटे आई, रेजिस्टेंस वोल्टेज की वैल्यू 20 और ये है 10 मिली एम्पियर। मिली मतलब 10 पीरियड 3 की घात। तो 10 से 20 काटेंगे 2 बचेगा और ये ऋण 3 से ऊपर हो जाएगा धन 3, यानी ये होगा 2000 ओम या फिर 2 किलो ओम। यही इसका जवाब होगा। तीसरे का ये है चौथा। उसके बाद अगला सवाल है चौथे का पहला, इसको देखते हैं। सवाल में दिया हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करो। टार्क निकालना है कि कितना आएगा। तो सबसे पहले इसके लिए चित्र बना लेते हैं कि ये मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर एक डाइपोल रखा है। डाइपोल की खासियत क्या होती है कि उसके सिरों पर एक जैसे चार्ज होते हैं, चाहे आप उधर माइनस बना लो इधर प्लस बना लो। इसके बीच की दूरी 2l होती है जो कि सेंटर से ये घुमाता है। अब ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होती है, यानी इस तरफ माइनस है। तो यहाँ पे इस वाले चार्ज पे ऐसे एक बल लगेगा, इस तरफ यहाँ पे एक बल लगेगा और इस पे इस तरफ एक बल लगेगा। और जितना बल एक पे लगेगा उतना ही बल दूसरे पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनफॉर्म। अभी ये देखो 2 बल बराबर और विपरीत है, मतलब इसको ये घुमाने लगेंगे, यानी ये कुछ इस तरीके से घूमने की कोशिश करने लगेगा। और कब तक घूमेगा? जब ये सीधा हो जाएगा तब। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक द्विध्रुव रखा है जो कि विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है और उसके सिरों पर आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू है जिसके बीच की दूरी 2l है, यानी मध्य बिंदु से एक एक सिरे की दूरी ll है, यानी l कामा l है। इतना लिखने के बाद आप लिखोगे टार्क। तो यहाँ पे टार्क निकालने के लिए 2 बल हैं, तो हम लिखेंगे 2 गुणे किसी एक की वजह से निकाल लो। तो टार्क का सूत्र होता है बल गुणे लंबवत दूरी। तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, तो चाहे आप ये वाली दूरी निकालो चाहे ये वाली दूरी, दोनों बराबर ही आएगा। तो ये अगर यल है तो ये होगा यल साइन थीटा, यानी ये होगा एफ इंटू यल साइन थीटा। ये होगा 2, एफ का सूत्र होता है क्यू इंटू ई यल साइन थीटा। तो 2QL को हम P कहते हैं, तो ये हो गया पी ई साइन थीटा, जो कि है टार्क का सूत्र। यही यहाँ पे निकालना था। ये एक सिंपल डेरिवेशन है। सबसे पहले आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई है जिसमें एक द्विध्रुव रखा है क्षेत्र से थीटा कोण पर, उसके सिरों पे प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश हैं जिनकी दूरी बीच की 2l है। तो ये विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगा रहा है और ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगाता है। दोनों बल परस्पर बराबर और विपरीत हैं, जिसकी वजह से द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण लगता है जो उसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। इसलिए बल आघूर्ण का मान इतना होगा और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 4 का दूसरा खंड। सवाल में दिया 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के धारावाही, तो R की वैल्यू 12 सेंटीमीटर यानी 12 गुणे 10⁻2 मीटर। इसमें केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B की वैल्यू दिया सेंटर पर 0.5 गुणे 10⁻4 टेस्ला। कहा है कुंडली में कितनी धारा बह रही थी और साथ में दिशा भी बताओ। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहा है ऊपर की ओर है, तो उसको तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। वो ऊपर की ओर है मतलब यहाँ पे विद्युत धारा कुछ ऐसे बह रही है, यानी विद्युत धारा की इसमें जो दिशा है उसको चाहे आप वामावर्त कहो या फिर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हो। ये है उसमें विद्युत धारा की दिशा, लेकिन कितनी है वो कैसे निकालेंगे। तो B का सूत्र होता है μ0/2 I/R बराबर 0.5 गुणे 10⁻4। μ0 का मान होता है
4 पाई गुणे 10 पीरियड 7 की घात बटे में 2। आई निकालना है और आर का मान है 12 गुणे 10 पीरियड 2 बराबर होगा 0.5 गुणे 10 पीरियड 4। तो इसको काट सकते हैं, 4 तिहाई 12 3 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा पाई गुणे 10 पीरियड 7 बटे 6 गुणे 10 पीरियड 2 और आई बराबर 0.5 गुणे 10 पीरियड 4। या आई की वैल्यू निकालेंगे तो इसका गुणा और पाई से पूरे खंड से भाग हो जाएगा, यानी आई की वैल्यू होगी 0.5 गुणे 10 पीरियड 4 गुणे 6 गुणे 10 पीरियड 2 बटे में पाई गुणे 10 पीरियड 7। तो ये होगा 4 2 6 ऋण 6 और ये ऋण 7 ऊपर जाके धन 7, यानी केवल 10 बचेगा। 0.5 गुणे 6 गुणे 10 बटे में पाई, तो 10 का आधा में गुणा करेंगे 5 5 6 30 बटे पाई एम्पियर, 30 बटे पाई एम्पियर विद्युत धारा होगी। चाहे तो पाई का मान 3.14 रख सकते हो या फिर आप इसी को उत्तर लिख दो। यह है सवाल नंबर 4 का दूसरा खंड। अगला सवाल है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण क्या होता है। सवाल नंबर 4 का तीसरा खंड है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और आपतन कोण की जो वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को बढ़ाते जाओ, जिस समय इसकी वैल्यू c से ज़्यादा हो जाए, यानी जब I ग्रेटर देन c हो जाएगा तो उस समय लाइट उसी माध्यम में वापस हो जाएगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो वहां पे प्रकाश विरल माध्यम में प्रवेश ना करके उसी माध्यम में वापस हो जाता है और परावर्तन के सभी नियमों का पालन करता है। ये तभी होगा जब I ग्रेटर देन c होगी तब। और उसके बाद इसी में पूछा क्रांतिक कोण क्या होता है। तो क्रांतिक कोण का मतलब ये भी होता है लाइट जब सघन से विरल में जाए तभी ये भी बनता है। तो ऐसा आपतन कोण जब R की वैल्यू हो जाए 90 अंश, यानी जिस आपतन कोण पर अगर आपतन कोण C है और R की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यानी जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण जो होता है वो समकोण हो जाए, यानी अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, तो ऐसे आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। सिंपल हो गया। उसके बाद इसमें पूछा है ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है। तो वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे। उसके बाद सवाल आता है सवाल नंबर 4 का 5वां खंड। उसका जवाब हम लोग खोज लेते हैं। तो क्या है 5वां, ये है, देखो दर्शाए गए परिपथ में A और B के मध्य विभवांतर निकालो। A और B के बीच विभवांतर निकालना है। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। तीन रजिस्टर, 3 वोल्टेज हैं। तीनों एक एक ओम के हैं। एक पे है 3 वोल्ट, एक पे है 2 वोल्ट और एक पे है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का विभव। और इसमें यहाँ पे नाम दिया है A और B और फिर दिया C D E F। यहाँ C है, यहाँ D है, यहाँ E है, यहाँ F है। कहा है A B के बीच विभवांतर निकालो। तो सबसे पहले हम करंट बना लेते हैं। मान लो इसमें करंट I1 है, इससे करंट I2 बाहर निकल रहा है और इस बैटरी से करंट I3 बाहर निकल रही है। तो हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या होगा 0। ये किरचॉफ का संधि का नियम है, एक समीकरण। दूसरा, हम एक लूप यहाँ ले रहे हैं, लूप या बंद पास ABCD में। जब हम लूप लेंगे A से B की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ का वोल्टेज प्लस होगा, करंट के अपोजिट है, यानी होगा ये I2। प्लस से माइनस जा रहे हैं यानी -2। फिर इस धारा आएंगे, माइनस से प्लस आएंगे यानी +3 और इसका वोल्टेज माइनस होगा, यानी माइनस में I1 बराबर 0, यानी I2 माइनस I1 प्लस 1 बराबर 0।
या I1 माइनस I2 बराबर होगा 1। इसको समीकरण नंबर 2 कहते हैं। हम 1 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो 2 से 2 I2 कट जाएगा, यानी 2I1 प्लस I3 की वैल्यू होगी 1। इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम एक और बंद पास लेंगे जिसको हम लिखेंगे AEFB, यहीं पे लिख देते हैं। छोटा सवाल है, लूप AEFB। इस लूप में भी आप देखो E से F तक जाओगे, करंट उल्टा है, यानी I3 पॉजिटिव, प्लस से माइनस जा रहे हैं -1, फिर इधर आएंगे ऋण 2 हो जाएगा, ये माइनस से प्लस आने सॉरी, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, माइनस में I2 बराबर 0। तो ये हो गया I3 माइनस I2 और प्लस 1 बराबर 0, या I2 माइनस I3 बराबर होगा 1। इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 4। ये काम कर लेंगे I2 और I3 के साथ। तो यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे इसको, तो देखो इसको हम समीकरण नंबर 4 बना लिए और ये हमारे पास 2I1 प्लस I3 की वैल्यू निकल गई। यानी अगर हमें एक और I1 और I3 का इक्वेशन मिल गया तो हम समीकरण को निपटा देंगे, हल हो जाएगा। तो अब इसमें 2 3 बन गया, इसमें 1 3 बन गया। अगर हम यहाँ पे 2 और 4 को जोड़ दें तो 2 2 कट जाएगा, यानी समीकरण 2 प्लस समीकरण 4। 2 क्या है, I1 माइनस I2 बराबर है 1, और 4 है I1 माइनस I3, नहीं I2 माइनस I3, ये भी है 1। अगर हम जोड़ें तो ये कट जाएगा, यानी I1 माइनस I3 की वैल्यू है 2। I1 माइनस I3 की वैल्यू, तो वो यहाँ रखेंगे, I1 माइनस I3 की वैल्यू होगी 2, कट जाएगा, यानी 3I1 बराबर 3, यानी I1 की वैल्यू होगी 1 एम्पियर। I1 का मान आ गया। तो I1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमें I2 की वैल्यू मिलेगी 0, और जब हम I2 की वैल्यू 0 और I1 का वैल्यू 1, I2 का 0 I1 का 1 रखेंगे तो I3 की वैल्यू आएगी ऋण में 1। ये I3 की वैल्यू है। तो आप चाहे I1, I2 या I3 तीनों में से किसी एक को लेकर के आप वोल्टेज निकाल सकते हो। वोल्टेज बराबर होगा 3 ऋण I1 इंटू 1, या फिर 2 ऋण I2 गुणे 1, या फिर 1 ऋण I3 गुणे 1, चिन्ह से लिखना है। तो 3 ऋण I1 का मान निकाले हैं हम लोग 1, तो होगा 1 गुणे 1, यानी आएगा 2 वोल्ट। यही सब उत्तर, चाहे आप इसके बीच में विभवांतर, चाहे इसके बीच में विभवांतर, चाहे इसके बीच में विभवांतर निकाल लो, वही आपका जवाब हो जाएगा। किस तरीके से लगाएगा एक बार फिर पूरा समझ लो आप। यहाँ पे ये पूरा परिपथ है, हमने किरचॉफ का नियम लगाया, I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू 0। लूप ABCD में इन दोनों लूप के, ये ऊपर वाले लूप में आप लगाओगे तो I1 I2 के बीच ये समीकरण मिलेगा। 2 और 1 को शामिल करोगे तो आपको 1 और 3 के बीच संबंध मिलेगा। फिर आप इस लूप को लोगे तो यहाँ 2 3 के साथ रिलेशन मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू, दोनों को आपस में ज्वाइंट करके हम I1 I2 I3 निकालेंगे। यानी किसी भी तरीके से आपको निकालना, जरूरी नहीं आप ऐसे ही सॉल्व करो, लेकिन किसी भी तरीके से I1 I2 I3 निकालना है। इस तरीके के और वीडियो सीखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद किरचॉफ के सिद्धांत को देखिए, जो लगभग 1 घंटे का वीडियो है। उसके बाद अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 4 का 5वां खंड, 6वां खंड, नहीं ये तो था चौथा, हमने प्रश्न क्रमांक भी गलत लिख दिया। अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। तो ये सवाल और स्वप्रेरकत्व, ये सवाल नंबर 6, ये सेट नंबर 6 और सेट नंबर 7, दोनों में से किसी एक सेट में हमने इसका जवाब पूरा लिख दिया है। आप सेटों को क्रमवार देखिए और उसके बाद जो आगे का सवाल हम इसको आगे के पार्ट में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है इस पार्ट में जो कुछ हमने बताया आपको समझ में आया होगा। किसी तरीके का अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं।